हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बैचलर ऑफ आर्ट्स BAG का टर्म एंड एग्जामिनेशन सॉल्व करेंगे जून 2024 का फॉर BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। ओके, तो इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विद आंसर सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बेनिफिट ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको स्कोर करने में इजी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो नोट दिया गया है यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड B, बोथ सेक्शंस आर कंपलसरी। देखिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन A में बोला गया है आंसर एनी 2 क्वेश्चन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ईच। आपको ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है इनको पढ़ना ज़रूरी है, ताकि आपको जो है पेपर, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस है और बोला गया कि 2 को हैंडल करना है, 2 को आंसर करना है, और आपने 4 के 4 को आंसर कर दिया, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेक्शन ए में जितने मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं उतने ही मिलेंगे आपको। सेक्शन बी के आंसर्स के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनको डिस्कस करना है। देखिए हमसे पूछा क्या गया है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे मैं आपको कोई मैसेज पहुँचा रही हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन, क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सिग्नल या कोई भी मैसेज वन पर्सन टू अदर पर्सन जब ट्रांसफ़र होता है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, वो आपको सुनाई दे रहा है और आप उसको समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो मतलब पर्सन नंबर A है और एक पर्सन है B। ओके, पर्सन A को जो है वोटर चाहिए और ये पर्सन बी के पास वोटर है, तो क्या करेगा, पर्सन ए बोलेगा कि कैन यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। तो पर्सन ए क्या है, पहले तो उसकी लैंग्वेज मैटर करती है। क्या पर्सन ए को पर्सन बी की लैंग्वेज आती है? अगर मान लीजिए दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, पर्सन ए भी इंग्लिश जानता है, पर्सन बी भी इंग्लिश जानता है, तो ए विल से टू बी, ए विल से मतलब अपने मुंह से बोलेगा उसको, कैन यू प्लीज़ गिव मी सम वाटर। और अगर बी उसको वाटर देना चाहता है, पानी देना चाहता है, तो बी विल रिप्लाई ओके श्योर, हैव इट। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज हुआ। ओके, अभी जैसे फ़ोन है, आप यहाँ पे कॉल सेंटर पे कभी आपने कस्टमर सर्विस पे कॉल किया होगा, आपने एक ऑर्डर किया जोमेटो से, ठीक है, और जोमेटो के डिलीवरी पर्सन आपके घर तक आ रहा है। कौन है, डिलीवरी पर्सन। ओके, तो जोमेटो के ऐप से डिलीवरी पर्सन को आपकी लोकेशन मिल जाती है। अब डिलीवरी पर्सन को आने से पहले आपको कॉल करना होता है कि सर मैं पहुंच गया हूँ लोकेशन पे, आप कहाँ पे हो, आप कितनी देर में मिल जाओगे मुझे। ओके, तो उसके लिए डिलीवरी पर्सन ने आपको कॉल किया, ठीक है, और आपने जो जोमेटो के डिलीवरी पर्सन थे उनको रिप्लाई किया, उनकी कॉल को पिक किया, उनसे बात की। तो ये क्या है, एक तरह से कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। क्या होता है, एक सेंडर और एक रिसीवर। सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है, उसको समझता है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड बैक करता है। ओके, तो ये तो हमने नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन को समझा। अब हम आंसर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो है बुकिश लैंग्वेज में हमारे जो कम्युनिकेशन है उसके डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। फर्स्ट स्टेप है, पहले मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज लाइक अ डांस बिटवीन टू पार्टीज एंड इट हैज़ सेवरल इसेंशियल स्टेप्स टू मेक श्योर दैट द मैसेज गेट्स अक्रॉस स्मूथली। फर्स्ट जो स्टेप है वो है सेंडर। सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंडर, जो मैसेज को सेंड करेगा।
सेकंड होता है मैसेज, मतलब जो भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तभी तो कम्युनिकेशन होगी। द इंफॉर्मेशन, आइडिया और थॉट दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी मैसेज या कोई थॉट जिसे सेंडर जो है कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है, पास ऑन करना चाहता है। थर्ड है इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? समझना, मतलब जो सेंडर है वो मतलब समझाना। मतलब जैसे कि मान लीजिए सेंडर है, उसको तेलुगु आती है, बट जो उसका रिसीवर है उसको तेलुगु नहीं आती, तो जो रिसीवर है उसको हिंदी आती है, तो इनकोडिंग के समय पे सेंडर क्या करेगा, जो भी मैसेज है उसको तेलुगु की बजाय हिंदी में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर को हिंदी आती है, तेलुगु नहीं आती। तो इनकोडिंग में क्या होता है? द सेंडर ट्रांसलेट द मैसेज इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। ओके, अगर रिसीवर तेलुगु जानता नहीं है, हिंदी जानता है, तो क्या करेगा सेंडर? तेलुगु की जगह उसको हिंदी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा। ओके, फिर बात आती है चैनल की, मतलब जिस चैनल के थ्रू, मीडियम के थ्रू जो है मैसेज ट्रैवल करता है। जैसे मैं अभी आपसे बात करके स्पोकन वर्ड से बात कर रही हूँ, जैसे साइन लैंग्वेज आपने सुनी होगी, जो लोग बोल नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं? साइन लैंग्वेज से अपने जो मैसेज है उनको कन्वे करते हैं। ईमेल होता है, सोशल मीडिया होता है, तो चैनल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। फिफ्थ जो है वो होता है रिसीवर। रिसीवर क्या है? तो ग्रुप ऑफ अ पर्सन, रिसीवर जो होता है वो पर्सन और अ ग्रुप टू हुम मैसेज इज डायरेक्टेड, जिसको मैसेज मिलना है उसको हम रिसीवर बोलते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिक्स्थ स्टेप, डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या मतलब होता है? जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग उसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है फीडबैक। अब जो भी मैसेज रिसीवर को मिला है उसके अकॉर्डिंग जो रिसीवर है उसको कुछ ना कुछ जो है रिस्पॉन्स सेंडर को जो है भेजना होता है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू रहे। ओके, द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द मैसेज विच कैन लीड टू अ कंटिन्यूड डायलॉग। नॉइज़ क्या होती है? एट्थ स्टेप जो कम्युनिकेशन में है वो है नॉइज़, मतलब कोई भी ऐसा बैरियर या डिस्ट्रैक्शन जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो मतलब हिंडर हो सकती है। जैसे कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क इशू हो जाए, तो वो क्या है? एक तरह से नॉइज़ है, कोई भी बैरियर या कोई डिस्ट्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट एंड डेंजर्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के इम्पैक्ट और डेंजर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। ओके, चलिए, मास मीडिया क्या है? मास मीडिया इज़ अ पावरफुल रीच एंड इन्फ्लुएंस फॉर बेटर और वर्स, हेयर इज़ द लो डाउन। मतलब जो मास मीडिया है ना वो पावरफुल है कि हाँ, मास मीडिया के थ्रू आप मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ पीपल के से रीच आउट कर सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। अब हम पहले देखेंगे कि मास मीडिया का इम्पैक्ट क्या होता है। इंफॉर्मेशन, पब्लिक ओपिनियन। मास मीडिया शेप्स हाउ पीपल परसीव इवेंट्स, इश्यूज एंड ट्रेंड्स। इट कैन इन्फॉर्म एंड एजुकेट, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन क्रिटिकल टॉपिक्स। Cultural influence, it has the power to spread cultural values and norms across different societies. Entertainment, provide a vast array of contents that entertain millions, from TV shows to online videos. Economic impact, mass media fuels advertising industries, influencing consumer behavior and driving economic activity. देखिए, मास मीडिया में हम नॉर्मली एग्जांपल ले लेते हैं एक टेलीविज़न का या कोई भी मोबाइल फ़ोन का। तो मास मीडिया क्या होता है कि इससे हम ना मल्टीपल लोगों को एक मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब इससे क्या, जो मैसेज सेंड जैसे मान लीजिए कोई एक न्यूज़ स्प्रेड की गई है और उस न्यूज़ के अकॉर्ड जैसे वो न्यूज़ लोगों को शो की गई है उसी तरह से लोगों का परसेप्शन बनेगा। लाइक कोविड वैक्सीन का एग्जांपल लेते हैं, अगर कोविड वैक्सीन जो है वो नेगेटिवली शो की गई मतलब मीडिया में, तो उससे क्या होगा कि कोविड की वैक्सीन कोई नहीं लेगा, और कोविड की वैक्सीन ना लेने से एक जो है डेंजर था कोविड का, कि कोविड जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ये उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। इसी तरह से कल्चरल इन्फ्लुएंस भी जो है मास मीडिया क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए
आपके टेलीविज़न में जो एड्स आ रहे हैं उसमें जो लेडीज़ है वो ज़्यादातर साड़ी और मतलब बहुत ज़्यादा एथनिक टाइप क्लोथ्स पहन रही है। और ओके, तो उससे क्या हुआ कि जो भी गर्ल्स उस एडवर्टाइजमेंट को देख रही है या जो भी मतलब घर में आपके जो फैमिली में लेडीज़ उसको देख रही है, तो उनके अंदर एक मतलब जिज्ञासा आएगी कि एथनिक वियर पहनना चाहिए। उनके अंदर एक मतलब एक वो आएगा, इंटरेस्ट आएगा कि हाँ मुझे एथनिक वेयर, दैट ज्वेलरी वो शोन इन टीवी वाज वेरी गुड, आई शुड हैव दैट। तो इससे क्या होता है कि कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ओके, इंटरटेनमेंट, मास मीडिया से जो आप इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि कपिल शर्मा का शो है, मिलियंस ऑफ पीपल उसको देखते हैं। बिग बॉस है, मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं। बिग बॉस तमिल, तेलुगु, हिंदी, बंगाली, मराठी, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है। तो इससे क्या है कि मास मीडिया के थ्रू आप जो है वास्ट एरे ऑफ कंटेंट जो है मिलियंस ऑफ पीपल को शोकेस कर रहे हो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा वो रहता है मास मीडिया पे। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कि दिखाया गया है कि हमें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, या कोई भी एक ऐसे प्रोडक्ट है जो सेल हो रहा है, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो मेनली मास मीडिया पे डिपेंडेंट है। जैसे कि कोई भी न्यू सोप आया, उसे बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के सभी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगेगा, बट कोई एडवर्टाइज कर देता है उसको, तो उसकी जो है सेल्स जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब ये सब तो थे मास मीडिया के इम्पैक्ट्स। अब हम बात करेंगे मास मीडिया के डेंजर्स के बारे में। सबसे बड़ा डेंजर ये रहता है मास मीडिया के केस में कि मिस इन्फॉर्मेशन, कि गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का रिस्क सबसे ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि जो पब्लिक है वो मिसलीड हो सकती है। बाइस, मीडिया आउटलेट्स में भी बाइसेस दैट शेप हाउ इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड अफेक्टिंग पब्लिक परसेप्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो बाइस्ड है फॉर पर्टिकुलर कल्चर या फॉर पर्टिकुलर पार्टी, और उसके अगर मास मीडिया का उसमें यूज़ किया गया, बाइस करने में यूज़ किया गया पब्लिक को, तो इससे क्या है कि मिसकंसेप्शन बन सकता है पब्लिक में। Privacy concern, with the rise of digital media there is an increased risk of privacy invasion and data misuse. Mental health, continuous exposure to negative news can impact mental well-being leading to stress and anxiety. जैसे कि आजकल न्यूज़ चैनल्स में अगर आप मतलब एक बार न्यूज़ देखने बैठ जाए, तो उसके बाद मतलब जैसे आप कंटिन्यूअली अगर न्यूज़ देखते रहे जहाँ पे नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एक्सपोज किया गया है, जो पॉजिटिवनेस है उसको कहीं दिखाया ही नहीं गया। तो अगर कोई पर्सन रेगुलर बेसिस पे इस तरह की न्यूज़ जो है वो सुन रहा है, तो उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, हाउ वुड यू, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू डिफाइन ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग को हमें डिफाइन करना है। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग इज प्रमोटिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड्स थ्रू मास मीडिया चैनल्स लाइक टेलीविजन एंड रेडियो. It is designed to reach broad audience quickly and effectively, often using catching visual or jingles to grab attention and leave a long-lasting impression. देखिए, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए निरमा साबुन है या कोई भी मतलब घड़ी है, डिटर्जेंट पाउडर, उसको हमें डिफरेंट घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है उसको सेल बढ़ानी है अपनी, तो उसने क्या यूज़ किया, टेलीविज़न पे एक ऐड दिया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, एंड दैट स्लोगन दैट आइडिया वॉज इन माइंड ऑफ एवरी पीपल. सो हो सकता है कि कोई घड़ी यूज़ ना करना चाहे, घड़ी डिटर्जेंट यूज़ ना करना चाहे, बट ड्यू टू दैट एडवर्टाइजमेंट वो लाइफ में एक ना एक बार तो वो डिटर्जेंट खरीद के यूज़ करके देखेगा. तो इस तरह से मास मीडिया का यूज़ किया जाता है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग में. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ सब एडिटर. सब एडिटर्स की जो है ड्यूटीज़, क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमें बताना है. तो सब एडिटर को हम कॉपी एडिटर भी बोलते हैं, जिसका एक क्रिटिकल रोल होता है न्यूज़ रूम में.
पहले बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो फर्स्ट ड्यूटी है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। तो जो सबसे पहली ड्यूटी है वो एडिटिंग। इंश्योर आर्टिकल्स आर क्लियर, एक्यूरेट एंड फ्री ऑफ एरर्स। देखिए, अगर कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो और उसमें आपको जो है ग्रामेटिकल एरर्स और मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ का एडिटर अच्छा नहीं है। सब तो वो सारी चीज़ें जो है वो सब एडिटर को चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले फैक्ट चेकिंग, सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फैक्ट चेकिंग, मतलब ये वेरीफाई करना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब एक्यूरेट है और वो फैक्चुअल है। ऐसा नहीं है वो मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक को कन्वे की जा रही है। थर्ड है हेडलाइन राइटिंग। हेडलाइन राइटिंग एक मेन जो है वो काम होता है सब एडिटर का। क्राफ्ट कंपेलिंग हेडलाइन टू ड्रॉ रीडर्स इन, मतलब जितनी अच्छी हेडलाइन वो सब एडिटर क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा लोग उस चीज़ को अटेंशन देंगे। जैसे कि एक चीज़ को बोलने के कई तरीके होते हैं कि जैसे किसी को जो है मान लीजिए मिठाई बहुत पसंद है, तो बोलेंगे कि जो बेसन की मिठाई है वो अच्छी होती है सेहत के लिए, और कोई बोलेगा कि बेसन की मिठाई का सेवन क्यों करे क्यों ना करे। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हेडिंग है वो सिंपल है और जो सेकंड है वो एक क्वेश्चन क्रिएट कर रही है रीडर के माइंड में कि क्यों हमें बेसन की से बनी मिठाइयाँ खानी चाहिए और क्यों नहीं खानी चाहिए। दैट क्रिएट्स अ इम्पैक्ट ऑन द रीडर। ओके, तो हेडलाइन राइटिंग जो है सब एडिटर का एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। लेआउट एंड डिज़ाइन, लेआउट एंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब अगर लेआउट एंड डिज़ाइन अच्छा है, ग्राफिक्स अच्छे हैं, तो उसको देख के भी रीडर जो है वो पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है उस चीज़ को। समटाइम्स इन्वॉल्व इन प्लेसिंग स्टोरीज, फोटोज एंड ग्राफिक्स ऑन द पेज, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसीज, कीप द स्टाइल एंड टोन कंसिस्टेंट विद द पब्लिकेशन स्टैंडर्ड। मतलब कोई भी हम आर्टिकल लिख रहे हैं, सब एडिटर कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो उस केस में जो टोन है ना, जैसे चाहे हम वर्ड्स में लिख रहे हैं बट देयर इज़ अ टोन, मतलब एक टोन होती है जो पब्लिकेशन में यूज़ की जाती है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कंटेंट की। सिक्स्थ है डेडलाइन मैनेजमेंट, वर्क्स अंडर द टाइट डेडलाइन टू इंश्योर टाइमली पब्लिकेशन। अब जैसे मान लीजिए न्यूज़ आज आई है और वो कल जो है पब्लिश होनी है, और मान लीजिए वो एडिटर जो वो एक हफ्ते बाद उस न्यूज़ को पब्लिश करता है, तो क्या उसकी कोई रिलायबिलिटी रहेगी? कोई उसको पढ़ना चाहेगा? क्यों नहीं पढ़ना चाहेगा? क्यों? क्योंकि उनको पहले वो न्यूज़ अदर जो है पब्लिकेशन से मिल चुकी होगी, राइट। तो एक टाइम जो है टाइट गाइडलाइंस में उनको इंश्योर करना होगा टाइमली पब्लिकेशन। अब बात कर लेते हैं क्वालिटीज़ के बारे में। अटेंशन टू डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत होती है। स्पॉटिंग टाइपोज, ग्रामेटिकल एरर एंड फैक्चुअल इनकन्सिस्टेंसीज। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल इज़ वेरी मस्ट फॉर सब एडिटर। मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज टू इंश्योर क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, एबिलिटी टू असेस द स्ट्रेंथ एंड वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, ये इन्फॉर्मेशन है जो ऑडियंस तक जानी चाहिए या मतलब पब्लिक तक जानी चाहिए। फोर्थ है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक टाइट मतलब उसने इस सिनेरियोज में टाइमलाइंस में उन्हें काम करना होता है, डेडलाइंस में काम करना होता है, तो उसके लिए एक जो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबल होना चाहिए, एडजस्ट टू डिफरेंट टॉपिक स्टाइल्स एंड फॉर्मेट्स क्विकली। जैसे कि मान लीजिए अभी जो नॉर्मली एडिटर्स कोविड से पहले जो न्यूज़ स्प्रेड कर रहे थे वो नॉर्मल होती थी कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ, ओके। फिर उसके बाद एकदम से ही कोविड आया। कोविड के बाद जो है जो न्यूज़ है वो मतलब साइंटिफिक वे होना चाहिए न्यूज़ को स्प्रेड करने का। मीन्स वो कोविड वैक्सीन कैसे काम करती है, कोविड क्यों होता है, कैसे हुआ है, ये कहाँ से आया, तो इस चीज़ का जो है ना एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी मान लीजिए कोई सोशल वर्क के बारे में जो है सब एडिटर लिख रहा है, बट अब जो टॉपिक है वो डिफरेंट आ गया, कोविड आ गया, रिलेटेड टू साइंस आ गया, रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ेगा, डिफरेंट स्टाइल और फॉर्मेट में एडजस्ट करना पड़ेगा क्विकली। कोलैबोरेटिव स्पिरिट, वर्किंग क्लोजली विद राइटर्स, फोटोग्राफर्स एंड डिज़ाइनर्स। अब जो सब एडिटर है वो काम करते हैं टीम के साथ, जिसमें जो है राइटर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, तो उसके अंदर एक इंटरपर्सनल स्किल होना चाहिए, एक टीम वर्क का स्पिरिट होना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। ओके,
चलिए सेक्शन बी पे आ जाते हैं। डिफाइन सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेक्शन बी में बोला गया एनी फोर इन अबाउट 400 to 450 वर्ड्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन साइबर मीडिया एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर कैन वन टेक टू कीप वन सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर मीडिया को डिफाइन करना है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। साइबर मीडिया refers to the digital platforms and technologies used for communication and content sharing over the internet. This includes social media sites, blogs, online news portals, streaming services and forums. देखिए साइबर मीडिया क्या होता है। साइबर का मतलब नॉर्मली यही है कि जो भी सोशल मीडिया जिसमें कि हम जो है इमेज को शेयर कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं किसी अदर पर्सन से जिनको हम जानते तक नहीं है, तो वो जो है ना वो एक साइबर मीडिया है। कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप मान लीजिए फेसबुक का आप नाम ले लीजिए, जो है इंस्टाग्राम का नाम ले लीजिए, यूट्यूब है, ये सब क्या है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट पीपल जो है कनेक्ट होते हैं आपस में विद और अपने इमेजेस अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये क्या है एक साइबर मीडिया है। साइबर मीडिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इंटरएक्टिविटी मतलब जो है यूज़र्स को अलाउ करता है एक दूसरे के साथ इंगेज करने में इन रियल टाइम। लाइक आप फेसबुक की बात करें, आप अदर किसी सोशल मीडिया की बात करें, तो आप एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी फोटो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक इंटरएक्टिविटी है। ओके, एक्सेसिबिलिटी, रीचेबल एनी टाइम, आप किसी भी टाइम में सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने किसी भी पर्सन से बात कर सकते हैं विद इंटरनेट कनेक्शन। मल्टीमीडिया मतलब कोई भी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक आप शेयर कर सकते हैं। वायरलिटी, कंटेंट कैन स्प्रेड क्विकली एंड वाइडली, ये आपको सबको पता होगा वायरलिटी के बारे में। कोई भी वीडियो जो है आई इंस्टाग्राम पे और वो स्प्रेड हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे कि एक गाना था जो मतलब मेरा दिल ये पुकारे आजा, उसको कोई नहीं सुनता था उस टाइम तक, बट वो जब उस लड़की का डांस वायरल हुआ तो सब उस गाने को सुन रहे हैं, उसको रिक्रिएट किया जा रहा है। तो वायरलिटी जो है वो सोशल मीडिया पे कभी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो सोशल मीडिया होती है वो रिलाई करती है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूज़र से। मान लीजिए इंस्टाग्राम है, वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे ऐड आ गया है, आपको वेट करना होगा 1 मिनट के लिए। यस, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो मोस्टली सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म्स है वो यूज़र पे डिपेंड करते हैं, यूज़र को पे करते हैं वो अपना कंटेंट डालने के लिए। जैसे कि टिकटॉक था, टिकटॉक कहाँ से बना, टिकटॉक कैसे बना, टिकटॉक पे लोग अपनी वीडियोस पोस्ट करते थे, उनको अदर यूज़र्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करते थे, उनको देखते थे तो उनको कंट्रीब्यूशन मिलता था, राइट। तो मोस्ट ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स डिपेंड ऑन दी यूज़र्स कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स फ्रॉम साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, जो ऑनलाइन होने वाले क्राइम्स होते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे कि मोस्टली यूएस में, इंडिया में बहुत सारे साइबर क्राइम होते हैं। यूएस में एक सबसे कॉमन देखा जाने वाला साइबर क्राइम ये है कि गिव मी योर फोटोज, आई विल पे यू एंड देन दे विल सेंड यू मनी एंड टेक मनी फ्रॉम यू। तो दिस इज द टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन यूएस। इन इंडिया देर आर मल्टीपल साइबर क्राइम कि मैं आपको जॉब ऑफर दूंगा, आप मुझे इतनी पेमेंट कर दीजिए, और फिर बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या है, एक साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो पर्सन आपसे इंटेंशनली कर सकता है। आप इंटेंशनली किसी पर्सन से कनेक्टेड नहीं है फिर भी आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है। आपने पासवर्ड बहुत ईजी सा अपडेट कर रखा है अपनी यूज़र आईडी पे कि आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। डाटा नॉर्मली हर किसी को मिल जाता है, तो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ को मैच करके उन्होंने आपका पासवर्ड डाला और उसको यूज़ कर लिया। या आपके फ़ोन में कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं है तो आपका नॉर्मली किसी को पासवर्ड पता चल गया, वो आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकता है। ओके,
सबसे पहला प्रिवेंटिव है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अपने जो पासवर्ड है उसको कॉम्प्लेक्स रखे और चेंज करें रेगुलरली। सेकंड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी है तो उसके लिए OTP आएगा। अपडेटेड सॉफ्टवेयर मीन्स जो सभी एप्लीकेशंस है ना उनको अपडेटेड रखें, क्योंकि अप टू डेट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें साइबर क्राइम होने के चांसेस कम होते हैं, और जो डिग्रेडेड वर्जन होते हैं, लोअर वर्जन होते हैं, उनके लूप होल्स मिल जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स को, तो उसमें मतलब चांसेस ज़्यादा होते हैं साइबर क्राइम होने के। ओके, बी स्केप्टिकल, डोंट क्लिक ऑन सस्पेशियस लिंक और डाउनलोड एनी अननोन अटैचमेंट। कोई भी अननोन अटैचमेंट या कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। प्राइवेसी सेटिंग्स रखें, रेगुलरली रिव्यू एंड एडजस्ट योर सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग। सिक्योर नेटवर्क, पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें फॉर सेंसिटिव ट्रांजैक्शन। नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक जो वाईफाई होते हैं उनसे भी जो डाटा है वो फेच कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें और रेगुलरली एंटीवायरस प्रोग्राम्स को अपडेट रखें। ओके, बैकअप डाटा, अपने डाटा को रेगुलरली बैकअप रखें ताकि जो इम्पोर्टेंट डाटा है आपका वो अटैक से अगर चला भी जाए उससे लॉस ना हो। ओके, सेकेंड है डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग कंटेंट फॉर द वेब एंड ब्राउजर्स। मतलब आप कोई भी कंटेंट वेब या ब्राउज़र के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, तो सबसे पहले जो आप कंटेंट, जैसे मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है जिस पे आप जो है कंटेंट डालना चाहते हैं, कोई भी ब्राउज़र है जिस पे आप जो है कंटेंट को डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो होती है प्लानिंग। फिर सेकंड है कंटेंट क्रिएशन। थर्ड है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। फोर्थ है SEO ऑप्टिमाइजेशन एंड फिफ्थ है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। सिक्स्थ है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। सेवन्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस। एट अपडेटिंग कंटेंट। देखिए, मैं हर एक चीज़ को एक एक करके ही बताऊंगी और ये बहुत ज़्यादा इजी प्रोसीजर है, और ये आपके इन फ्यूचर अगर आप कभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग या कुछ करना चाहते हैं तो उस टाइम पे भी काम आएगा। सबसे पहली बात है प्लानिंग। मतलब आपको ये टारगेट ऑडियंस सेट करना पड़ेगा। अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो जिससे कि क्लोथिंग से रिलेटेड है तो आपको ये देखना होगा कि आपको उस वेबसाइट पे क्लोथिंग से रिलेटेड क्या क्या पोस्ट डालनी है, क्या क्या मतलब कंटेंट डालना है। व्हाट इज़ द मैसेज यू वांट टू सेंड। ओके, उसका क्या पर्पस है, आप कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, आप कोई चीज़ प्रमोट करना चाहते हो, ये आपको सबसे पहले चेक करना होगा। आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड टॉपिक बेस्ड ऑन ऑडियंस इंटरेस्ट एंड SEO। मतलब कोई भी जो, जैसे मान लीजिए आपने क्लोथिंग की वेबसाइट बनाई, अब क्लोथिंग की वेबसाइट पे आप क्या पोस्ट करना चाहते हो, आप क्लोथ्स की जो है डिटेल्स पोस्ट करके उनको सेल करना चाहते हो। ओके, अब क्लोथ्स में अब ये देखिए कि ज़्यादातर जो यूज़र्स है वो क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या चाहते हैं कि कंफर्टेबल क्लोथ्स हो, चीप प्राइस हो और फैब्रिक अच्छा हो। तो इसके लिए आप ये देखिए कि कौन से जो कीवर्ड है, कौन से टाइप के क्लोथ्स है जो ज़्यादातर SEO में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में सर्च किए जा रहे हैं। ओके, सेकेंड है कंटेंट क्रिएशन। अब जो आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से, मान लीजिए आपको जो है कॉटन के क्लोथ्स जो है वो ज़्यादातर सर्च किए जाते हैं, कॉटन क्लोथ्स फॉर बेबीज़, ठीक है, ये ज़्यादातर गूगल पे सर्च किए जाने वाला टॉपिक है। तो आप क्या करेंगे कि आप जो कॉटन क्लोथ्स फॉर बेबीज़ है उसके लिए एक कंटेंट क्रिएट करेंगे, एक इंगेजिंग और इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपने क्रिएट कर लिया फॉर कॉटन क्लोथ्स फॉर बेबीज़। उसको क्लियर, कंसाइज और रेलिवेंट रखिए। हेडिंग्स, बुलेट और शॉर्ट पैराग्राफ्स का यूज़ करना चाहिए ताकि जो कोई भी पर्सन उसको रीड कर रहा है उसको ईजी हो। उसने हेडलाइन पढ़ी, फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स पढ़े, फिर शॉर्ट पैराग्राफ्स जो है वो ईजी होते हैं पढ़ने के लिए। थर्ड है मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। अभी आपने जो कीवर्ड सिलेक्ट किया है वो क्या है, कॉटन क्लॉथ्स फॉर बेबीज़। ओके, अब इसमें इमेज इंक्लूड कीजिए कि बेनिफिट्स ऑफ, अभी आप लिख देंगे कि दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स फॉर बेबीज़, बट उसके लिए आपको पहले उसमें इमेजेस इंक्लूड करनी पड़ेगी, वीडियोस इंक्लूड करनी पड़ेगी, इन्फोग्राफिक्स और अदर विजुअल एलिमेंट जो है वो इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि जो
यूज़र है वो उसको ईजिली समझ पाए, ईजियर टू डाइजेस्ट हो उसके लिए। ओके, फोर्थ है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें कि क्या होता है, कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है इन टाइटल्स, हेडिंग्स और थ्रू आउट द कंटेंट। ओके, जिससे कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन है या कोई भी टेक्स्ट है उसमें ये लिंक आप सेंड कर सकते हैं। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, अभी जो आपने कंटेंट बनाया है उसको एडिट करें, उसको प्रूफ रीड करें कि ग्रामेटिकल एरर ना हो, टोन और स्टाइल अच्छा रहे और पंचुएशन अच्छी है, स्पेलिंग अच्छी है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होगी। सिक्स्थ है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है ना वो अच्छा होना चाहिए, जैसे कि आपको एक होवर इफेक्ट लगाना है, कई जगह आपको स्लाइडिंग इफेक्ट लगाना है, तो इस तरह से एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जैसे कि कोई मोबाइल पे आपकी वेबसाइट ओपन करे तो उसको एक अलग इंटरफेस मिले, अगर कोई डेस्कटॉप पे आपकी जो है वेबसाइट ओपन कर रहा है उसको अलग इंटरफेस मिले, कोई स्मार्टफोन या टैबलेट पे वो जो है आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा है उसको अलग इंटरफेस मिले। देखिए, मान लीजिए कोई आपने वेबसाइट बनाई, उसमें आपको जो है मोबाइल पे जो है आपको लैपटॉप वाला इंटरफेस मिल रहा है और जिससे कि आपको जो है समझने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से इशू आ जाता है। तो जो रिस्पॉन्सिव है डिज़ाइन वो ज़रूरी होता है। परफॉर्मिंग एनालिसिस, अभी आपने कंटेंट बना लिया हो, उसको चेक कर लिया, एसईओ कर लिया, उसको एडिट कर लिया, डिज़ाइन बना दिया, सब कुछ करके आपने पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब पोस्ट करने के बाद आपका 7th स्टेप क्या रहेगा कि आपको परफॉर्मेंस की एनालिसिस भी करनी है कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितनी देर के लिए वो आपके कंटेंट को पढ़ रहे हैं और कितना फीडबैक आपको मिल रहा है। आपको जो फीडबैक मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड बैक भी करना है उनको। ओके, 8th है अपडेटिंग कंटेंट, रेगुलरली अपने कंटेंट को अपडेट बनाए रखें ताकि वो रेलिवेंट रहे और वैल्यूएबल रहे ऑडियंस के लिए। लाइक कॉटन क्लॉथ्स फॉर बेबीज़ आपका कंटेंट था, उसके बाद आपने देखा कि अभी जो कॉटन डाइपर्स फॉर बेबीज़ जो है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, रीयूजेबल कॉटन डाइपर्स, तो उसको आप अपने कंटेंट में अपडेट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूज़ स्क्रिप्टिंग फॉर द ब्रॉडकास्ट मीडिया। कोई भी न्यूज़ स्क्रिप्टिंग आप ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रिंसिपल और प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो न्यूज़ स्क्रिप्टिंग फॉर ब्रॉडकास्ट मीडिया इज़ फाइनली ट्यून्ड प्रोसेस, इट इज़ अबाउट क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड इम्पैक्ट, हैंस द प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। देखिए, अभी कोई भी न्यूज़ स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप कोई भी न्यूज़ की किसी भी ब्रॉडकास्ट मीडिया के लिए, उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है कि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑलवेज फैक्ट चेक एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में भूकंप आया और उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रिप्ट के थ्रू उसकी स्क्रिप्ट बनानी है उस न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए, तो आप जो है पहले ये चेक कीजिए दिल्ली में भूकंप आया भी है या नहीं आया। वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करके फिर आप उस न्यूज़ को जो है स्प्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग में प्रिंसिपल ये होता है कि फैक्ट चेक होना चाहिए। मोदी जी ने जो है गुजरात का दौरा किया, आप ये चेक कीजिए कि मोदी जी गुजरात का दौरा किया है या नहीं, या कोई आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल न्यूज़ स्क्रिप्टिंग में ये होता है एक्यूरेसी। सेकंड स्टेप है क्लैरिटी, द स्क्रिप्ट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, अवॉइड जार्गन। जार्गन का मतलब क्या होता है कि मतलब मुहावरे यूज़ ना करें, सीधी बात सीधे शब्दों में क्लियरली बोलनी है, कोई भी घुमा फिरा के बातों को नहीं बताना है। ब्रेविटी, कीप इट कंसाइंस, एवरी वर्ड शुड काउंट, मतलब हर एक वर्ड को रिपीट नहीं करना है, हर एक वर्ड जो है कंसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, बार बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन की। इंगेजमेंट, कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन विद कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग, मतलब आपके जो ऑडियंस है वो आप जैसे कि एक जो है न्यूज़ एंकर है, एबीपी न्यूज़ पे चौधरी करके आते हैं, एबीपी न्यूज़ के जो एंकर है वो ऑडियंस उनको ज़्यादा सुनना पसंद करती है। क्यों सुनना पसंद करती है, पहले तो वो अटेंशन क्रिएट करते हैं ऑडियंस में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्प्लीटली एक स्टोरी की फॉर्म में टेल करते हैं, तो जो न्यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको सुनते हैं और ज़्यादा समय के लिए सुनते हैं। इम्पार्शलिटी, कोई भी न्यूज़ आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो मतलब किसी भी बाइस के
किसी भी मतलब किसी को फेवर लेके नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक रिलीजन से रिलेटेड कोई न्यूज़ है एंड यू आर इन अपोजिट रिलीजन, तो उस केस में आपको जो है विदाउट मतलब रिलीजन को मैटर किए, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायस, आपको वो इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट करनी है। ओके। टाइमलाइंस, न्यूज़ मस्ट बी करंट एंड रेलिवेंट, जो न्यूज़ है वो करंट होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। प्रोसेस, अब प्रोसेस क्या होते हैं, अभी हमने बात कर ली प्रिंसिपल्स की, जो जो हमें रूल फॉलो करने हैं। अब प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले स्टेप होता है रिसर्च, सेकंड होता है आउटलाइन, थर्ड होता है राइटिंग, फोर्थ होता है रिव्यू, फिफ्थ होता है टाइमिंग, सिक्स्थ होता है अप्रूवल, सेवन्थ होता है रिहर्सल एंड एट्थ है ब्रॉडकास्ट। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। रिसर्च में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल सोर्स से आपको गैदर करनी है, फैक्ट्स को चेक करना है और कंटेक्स्ट को चेक करना है। फिर एक रफ आउटलाइन जो है आपको स्टोरी की तैयार करनी है, जिसमें आप मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। फिर आप जो भी स्क्रिप्ट है उसको क्राफ्ट करेंगे, जो भी आपको समझ में आया अभी स्टोरी में उसको क्राफ्ट करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जिनसे ऑडियंस अट्रैक्ट हो सकती है, उनको क्लियरली जो है उस मैसेज में राइट करेंगे। ओके। फिर उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये क्लियर है, जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, क्या ये जो फ्लो है, एक्यूरेसी है, वो क्लियर है, और मतलब ब्रॉडकास्ट के जो स्टैंडर्ड्स है, क्या ये स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। फिर फिफ्थ होता है टाइमिंग, अलाइन द स्क्रिप्ट विद द ब्रॉडकास्ट टाइम स्लॉट, मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट है वो टाइम, जो ब्रॉडकास्ट टाइम है, मान लीजिए 7:30 पे आपका शो आना है, तो उससे पहले आपकी स्क्रिप्ट तैयार होनी चाहिए। एडजस्ट लेंथ एज नीडेड, अगर 30 मिनट का शो है तो उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट होनी चाहिए, 40 मिनट्स का शो है, 1 आवर का शो है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। अप्रूवल, गेट द स्क्रिप्ट अप्रूव्ड बाय एडिटर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो स्क्रिप्ट है वो एडिटर्स और प्रोड्यूसर से एक्सेप्ट हो जाए, अप्रूव हो जाए, ये भी आपको चेक करना है टाइमली में। ओके। रिहर्सल, मतलब एक थोरो जो है वो रिहर्सल करनी चाहिए, रीड थ्रू करना चाहिए, ताकि एक नेचुरल फ्लो आए, नेचुरल साउंड आए, मतलब ऐसा ना लगे कि आप कुछ रीड करके बता रहे हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके गेस्चर्स आने चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जो आपकी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग गेस्चर्स आने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फ्लो आना चाहिए। ब्रॉडकास्ट, डिलीवर द स्क्रिप्ट ऑन एयर मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल टोन एंड पेस, एक प्रोफेशनल टोन और पेस के थ्रू आप जो है जो भी स्क्रिप्ट आपकी वो एयर के थ्रू मतलब एक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ओके। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम। देखिए, अभी आपको एक प्रिपरेशन करनी है अनस्क्रिप्टेड प्रोग्राम की, जिसकी स्क्रिप्ट आपको नहीं मिली है बट आपको वो प्रोग्राम करना है। ओके। तो सबसे पहले पैपिंग फॉर अनस्क्रिप्टिंग प्रोग्राम इज लाइक जस्ट इम्प्रोवाइज्ड बट विद सम स्ट्रक्चर बिहाइंड द स्क्रिप्ट, कंसेप्ट एंड फॉर्मेट, सेकंड प्लानिंग एंड थर्ड है टेक्निकल सेटअप, फोर्थ है ब्रीफिंग, रिहर्सल एंड लाइव एग्जीक्यूशन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। अभी जैसे कि मैं एक दिन न्यूज़ सुन रही थी, न्यूज़ वो समथिंग रिलेटेड टू सम पार्टी, रिलेटेड टू सम रैलीज। अब न्यूज़ सुनते सुनते मतलब जो स्टूडियो में बैठे थे, न्यूज़ एंकर्स बैठे थे, उनको ये फील हुआ कि भूकंप आया है, देयर इज़ अ अर्थक्वेक। तो उनको जस्ट इंफॉर्मेशन मिली है अपने रिसोर्सेज से, तो उन्होंने ऑन द लाइव सेशन उन्होंने वो जो न्यूज़ है वो स्प्रेड की है। वो कैसे स्प्रेड किए, एक कंसेप्ट था, उनका फॉर्मेट था। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, अभी हमारे कार्यकर्ताओं के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी एक भूकंप आया, तो इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मेट का जो है, फॉर्मेट के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड किया। ऐसा नहीं अभी भूकंप आया, ऐसे नहीं किया उन्होंने पूरे एक फॉर्मेट के साथ, एक कंसेप्ट के साथ जो है वो न्यूज़ कन्वे की है। डिफाइन द कंसेप्ट, व्हाट इज द कोर आइडिया, नो द थीम और सब्जेक्ट मैटर, चूज द फॉर्मेट, राउंड टेबल डिस्कशन, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, रियलिटी टीवी एक्सेट्रा। अब देखिए, जब वो भूकंप आया तो उन्होंने ये भी लाइव चैट भी ओपन की कि अगर आपके भी एरिया में आपको भूकंप महसूस हुआ तो आप हमें चैट के थ्रू इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओके। सेकेंड होता है प्लानिंग, outline key points, have a rough structure in mind, major talking points or segments. Guest selection, find suitable guests who can contribute valuable insight or perspectives. Research, get background into the topic and the
गेस्ट, जो भी आपको रिसर्च करनी है, जो भी गेस्ट आपके पास है उस इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी एक आपको बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टेक्निकल सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कोई न्यूज़ स्प्रेड करनी है, न्यूज़ इज़ जस्ट फ्रेश न्यूज़, और अभी आपको कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली बट आप उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, तो सबसे पहला है इक्विपमेंट चेक। आपके जो स्पीकर्स है, हेडफोन्स है, जो आपके कैमराज है वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं, ये सबसे पहले आपका टेक्निकल सेटअप जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। वेन्यू सेटअप होना चाहिए। प्रिपेयर द फिजिकल और वर्चुअल स्पेस फॉर द ब्रॉडकास्ट। फोर्थ होता है ब्रीफिंग। ब्रीफ द गेस्ट होस्ट, इंश्योर दे आर फेमिलियर विद द की पॉइंट्स एंड फॉर्मेट। गेस्ट ब्रीफिंग, गिव गेस्ट अ रनडाउन ऑफ व्हाट टू एक्सेप्ट थ्रो इट रिमेन्स अनस्क्रिप्टेड। रिहर्सल अगर हो सकती है, पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं। ओके, लाइव एग्जीक्यूशन होना चाहिए, गो विद द फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के कुछ बता रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि आप ऑर्गेनिकली वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक क्लीन अप द रिकॉर्डिंग, या रिव्यू कर सकते हैं जो भी आपने अनस्क्रिप्टेड न्यूज़ कन्वे की है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्कस द इशू ऑफ एथिक्स इन्वॉल्व इन एडवर्टाइजिंग गिविंग द सुटेबल एग्जाम्पल। जो एथिक्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, जो मतलब एक बेसिक संहिता होती है, बेसिक एक रूल्स होते हैं, वो आप बताइए बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स।